So Simple tutorial. Good morning students. Welcome to SST So Simple tutorial. पिछले क्लास में हम लोगों ने सोशलिज्म के आइडिया के बारे में पढ़ा और देखा कि यह आइडिया यूरोप में फैलने लगा। सोशलिस्ट्स ने फ्रांस में सोशलिस्ट पार्टी बनाई, ब्रिटेन में भी लेबर पार्टी बनाई। आज हम लोग शुरू करेंगे यूनिट 2 द रशियन रिवॉल्यूशन। हमने पिछले क्लास के अंत में यह पढ़ा था कि यूरोप के कई देशों में सोशलिस्ट पार्टी तो बन गई थी, पर कहीं भी अपनी गवर्नमेंट बना नहीं पाए थे, याद है ना। पर ऐसा हुआ रशिया में। कब? 1917 में सोशलिस्ट्स ने वहां अपनी सरकार बनाई और रशिया में मोनार्की हमेशा के लिए खत्म हो गई। दरअसल 1917 में रशिया में दो रिवॉल्यूशन होते हैं, एक फरवरी के महीने में और दूसरा अक्टूबर में। इन दोनों ही घटनाओं को हम मिला करके रशियन रिवॉल्यूशन कहते हैं। खैर, फरवरी रिवॉल्यूशन में क्या हुआ और बाद में अक्टूबर रिवॉल्यूशन में क्या हुआ, हम आगे के क्लास में देखेंगे। पहले जरा रशियन एम्पायर को देख लेते हैं, रशिया की सोसाइटी को जान लेते हैं, वहाँ की इकोनॉमी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ठीक है, तो पहले देखते हैं 1914 का रशियन एम्पायर। आप जो रशिया आज देख रहे हैं उसके अलावे आज का फिनलैंड, लातविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया और पोलैंड, यूक्रेन और बेलारूस के कुछ हिस्से रशियन एम्पायर के अंग थे। इसके अलावे आज के सेंट्रल एशियन स्टेट के साथ साथ जॉर्जिया, आर्मेनिया और अजरबैजान भी इसी एम्पायर के अंदर आते थे। यहाँ जरा बाल्टिक सी को भी देख लीजिए, क्योंकि इसका जिक्र आगे होगा। यहाँ रहने वाले ज़्यादातर लोग थे तो क्रिश्चियन ही, पर रशियन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी को मानते थे, जो कि ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च की एक शाखा है। इसके अलावे यहाँ कैथोलिक्स भी रहते थे, प्रोटेस्टेंट्स भी रहते थे, मुस्लिम और बौद्ध भी रहते थे। 1914 में रशिया और उसके साम्राज्य पर जार निकोलस II का शासन था। जार कोई नाम नहीं है, रशियन एम्परर को जार कहा जाता था। ठीक है, निकोलस II रोमानोव फैमिली से आते थे। वे भी ज़्यादातर राजाओं की तरह डिवाइन राइट्स थ्योरी पर विश्वास करते थे। आइए अब वहाँ की इकोनॉमी पर बात करते हैं। 1917 से पहले रशिया की इकोनॉमी एग्रारियन थी। वहाँ की अधिकांश जनता खेती करती थी। वहाँ के लगभग 85% लोग खेती से ही अपनी रोजी कमाते थे। ये स्थिति यूरोप के दूसरे देशों से अलग थी, जैसे फ्रांस और जर्मनी में ये परसेंटेज 40 और 50 का था। यहाँ के किसान खुद के लिए और बाजार के लिए भी अनाज पैदा कर लेते थे और रशिया फूड ग्रेन्स का एक बड़ा एक्सपोर्टर था। ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, डिस्क्राइब द कंडीशंस ऑफ एग्रीकल्चर इन रशिया एट द बिगिनिंग ऑफ 20th सेंचुरी। अब देखते हैं इंडस्ट्रीज का क्या हाल था। इंडस्ट्रीज के मामले में यह यूरोप के दूसरे देशों की तुलना में काफ़ी पिछड़ा था। इंडस्ट्रीज बहुत कम थे, जो थे वे मेनली सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को के आसपास थे, पर ज़्यादा प्रोडक्शन तो क्राफ्ट्समैन ही किया करते थे। कहाँ? अपने वर्कशॉप्स में। क्राफ्ट्समैन मतलब कारीगर जो हाथ से काम करते हों। मतलब कि वहाँ वर्कशॉप्स तो थे ही, बड़े बड़े फैक्ट्रीज भी थे। बहुत सारे फैक्ट्रीज तो तब खुले जब रेलवे नेटवर्क का विस्तार किया जाने लगा। तब इंडस्ट्रीज में फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी बढ़ने लगा। जब किसी देश का व्यक्ति किसी दूसरे देश में अपना पैसा लगाता है तो उसे फॉरेन इन्वेस्टमेंट कहते हैं। इन सब का नतीजा क्या हुआ? कुछ ही सालों में
रशिया का कोल प्रोडक्शन दुगना और स्टील का प्रोडक्शन 4 गुना बढ़ गया। ज़्यादातर इंडस्ट्री तो इंडस्ट्रीज के ही प्राइवेट प्रॉपर्टी थे। वर्कर्स को मिनिमम वेजेस मिलती रहे और वर्किंग आवर्स लिमिटेड हों, इसके लिए गवर्नमेंट बड़ी फैक्ट्रीज पर नज़र रखती थी। फैक्ट्री वर्कर्स की शिफ्ट 10 से 12 घंटे की होती थी। फिर भी नियम तो टूटते ही थे और गवर्नमेंट द्वारा नियुक्त फैक्ट्री इंस्पेक्टर कुछ नहीं कर पाते थे। मजदूरों को रहने के लिए कमरों से लेकर डॉर्मेट्री तक की व्यवस्था होती थी। आप स्क्रीन पर रिवॉल्यूशन से पहले डॉर्मेट्री में बने बंकर में वर्कर्स को सोते हुए देख सकते हैं। वे सब सोते थे, वो भी शिफ्ट में। तो ये हुई एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज की बातें। अब जरा वहाँ की सोसाइटी भी देख लेते हैं, ठीक है। वर्कर्स भी समाज में बंटे हुए थे। किस बेस पे बंटे हुए थे? एक तो गांव और शहर के बेस पे। कुछ वर्कर्स अपने गांव के साथ अभी भी गहरे संबंध बनाए हुए थे, तो बहुत सारे वर्कर्स परमानेंटली शहरों में बस गए थे। दूसरे, उनके बीच स्किल का भी काफ़ी फर्क था। जो मेटल वर्कर्स होते थे ना, वे दूसरे वर्कर्स की तुलना में खुद को श्रेष्ठ मानते थे। ऐसा क्यों? क्योंकि उनका जॉब स्किल्ड जॉब था जिसमें ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है, जबकि अनस्किल्ड जॉब में ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं होती। इसीलिए तीसरा फर्क आपको जेंडर के आधार पर भी दिखेगा। 1914 में फैक्ट्रीज में विमेन वर्कर्स की संख्या 31% थी, पर जहाँ तक वेजेस की बात है तो उन्हें मेन की तुलना में कम वेजेस मिलता था। वो मेन के वेजेस का आधा भी हो सकता था, 3/4 भी हो सकता था। समझ गए? मजदूरों के बीच मौजूदा फासला उनके पहनावे और व्यवहार में भी साफ दिखाई देता था। पर इन डिविजन्स के बावजूद बुरे वक्त पे वे एक दूसरे का साथ भी देते थे। जैसे वर्कर्स के अनएम्प्लॉयमेंट के समय या दूसरे फाइनेंशियल क्राइसिस के समय एक दूसरे की हेल्प करने के लिए एसोसिएशन बना लिए थे। हालांकि ऐसे एसोसिएशन कम थे। यही नहीं, जब किसी को काम से निकाल दिया जाता था या उन्हें मालिक से कोई शिकायत होती थी तो वे एकजुट होकर स्ट्राइक भी कर देते थे। जैसा आपने फ्रांस में देखा, लगभग वही हाल यहाँ भी देखेंगे। देहात की जमीन पर किसान खेतीबाड़ी करते थे, पर ज़्यादातर प्रॉपर्टी पर नोबिलिटी, क्राउन या चर्च का ही कब्जा था। वर्कर्स की तरह पीजेंट्स भी डिवाइडेड थे। कुछ किसान गरीब थे और कुछ अमीर, कुछ मजदूरी करते थे तो कुछ पूंजीपति थे जो नौकरों से खेती करवाते थे। किसान बहुत धार्मिक स्वभाव के हुआ करते थे। अमूमन वे अपने नोबिलिटी का बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं करते थे, क्योंकि नोबिलिटी की निष्ठा जार के प्रति होती थी। वे जार की सेवा सत्कार में लगे रहते थे। इसीलिए नोबिलिटी को जो पावर, पोजीशन या ओहदा, आप जैसा समझ लें, वो तो जार का दिया होता था। उन लोगों ने पीजेंट्स की भलाई के लिए कुछ किया हो, ऐसा तो कुछ भी नहीं था। आपके टेक्स्ट बुक में एक एग्जाम्पल है जिसमें कहा गया कि यहाँ का हाल फ्रांस जैसा नहीं था। एग्जाम्पल ब्रिटेनी का है कि वहाँ के पीजेंट्स अपने नोबिलिटी को रेस्पेक्ट करते थे और फ्रेंच रिवॉल्यूशन के समय उनको बचाने के लिए लड़ाई भी लड़ी। पर रशिया के पीजेंट्स तो चाहते थे कि नोबिलिटी की जमीन छीनकर उनके बीच बांट दी जाए। वे तो अक्सर जमीन का रेंट भी नहीं चुकाते थे और कई जगह तो उनको जान से मार डाला। रशियन पीजेंट्स के किसानों से एक और लिहाज से अलग थे। यहाँ के किसान समय समय पर अपनी जमीन अपने कम्यून को सौंप देते थे और फिर कम्यून ही परिवार की ज़रूरत के अनुसार किसानों को ज़मीन बांट देता था। तो बच्चों, आज का क्लास इतना ही। आई होप आपको रशियन एम्पायर, वहाँ की इकोनॉमी और सोसाइटी समझ आ गई होगी। स्टूडेंट्स, you must be able to answer these questions now. 1. Describe the condition of agriculture in Russia at the beginning of 20th century. 2. In what ways the working population in Russia
different from other countries in Europe before 1917. अब अगले क्लास में हम लोग सोशलिज्म इन रशिया पढ़ेंगे। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप रीडिंग एंड हैव अ नाइस टाइम। थैंक यू।